मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो के 108वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं हर्षद पांचाल और मैं शिल्पा साने साहित्य मूड इस YouTube चैनल के जरिए से मंटो की कहानी लाइसेंस पेश कर रहे हैं। अब्बू कोचवान बड़ा छल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंदे ग्राहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो अब्बू के लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बाका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ जाती। वो बाका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाट से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कैसी तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बाका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती थी जैसे उनको उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता था कि घोड़ा इशारों के बगैर चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं। बाज वक्त तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चुनी दोनों एक हैं, बल्कि सारा टांगा एक हस्ती है, और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वो सवारियां जिनको अब्बू कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उसको गालियां देती थी, बाज बद दुआ भी देती थी। खुदा करे इसका घमंड टूटे, उसका टांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। अब्बू के होठों पर जो हल्की हल्की मूंछों की छाव में रहते थे, खुद एतिमाद से मुस्कुराहट नाचती रहती थी। उसको देखकर कई कोचवान जलबून जाते थे। अब्बू की देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर तांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजाया, मगर अब्बू की सी शान पैदा न हो सकी। उनको वो गाहक नसीब न हो सके जो अब्बू के और उसके टांगे घोड़े के शायदा थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में टांगे पर बैठा ऊँग रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भनभनाई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा, एक औरत टांगे के बीम के पास खड़ी थी। अब्बू ने उसे बमुश्किल एक नजर देखा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खप गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, सतवा नाक, उसके फुनंग पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा करता और नीला लाचा, सर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में अब्बू से पूछा, वीरा टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की सांवलाहट सुर्खी माइल हो गई। क्या लोगे टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नजरों में समोते हुए कहा। तुझसे क्या लेना है भाग भरिए, चला बैठ टांगे में। लड़की ने घबराते हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढांका, हालांकि वो ढका हुआ था। ऐसी बातें करते हो तुम? अब्बू मुस्कुराया। चला, अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू दे देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पाँव रखकर टांगे में बैठ गए। जल्दी ले चल टेशन। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए? हाय हाय, तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। टांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़ों के सुमों के नीचे से निकल गई। लड़की सहमी बैठी थी। अब्बू के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने मानी खेज अंदाज में जवाब दिया। आ जाएगा, तेरा मेरा टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्हड़े, क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा मेरा टेशन एक ही है। उस वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता।
लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से इस बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का टेंशन एक हो या ना हो। अब्बू बाका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना टेंशन छोड़ दे? जहां उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी। अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग भरी है? घोड़ा मस्त खिरामी से दुमकी चल रहा था। हवा खुनुक थी। सड़क के दो रोया उगे हुए दरख्त भाग रहे थे। उनकी टहनियां झूम रही थी। घुंघरों की यह आहंग झंझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बांगें जंगल के सलाखे के साथ बांध दी और लपक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गए। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बागें मेरे हाथ में, लड़की ने सिर्फ इतना कहा। छोड़ भी दे। लेकिन फौरन ही वो अब्बू के बाजुओं में थी। इसके बाद उसने मुजाहिमत न की। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर उड़ जाना चाहता है। अब्बू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उससे कहने लगा, ये टांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज था, लेकिन कसम 11वीं वाले पीर की ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। कसम वहदुल्ला शरीफ की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तुम मेरी न बनी तो मैं तेरे सामने गला काट लूंगा अपना। फिर उसने लड़की को अपने से अलहदा कर दिया। जाने क्या हो गया है मुझे। चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ाऊं, लड़की ने हौले से कहा। नहीं, अब तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो। ले जाओगे अपना टांगा इस टांगे से आगे निकाल के? उसका झुका हुआ सर उठा, आंखें चमक उठी। भाग भरी है, ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। तो ये है मेरा हाथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका इनायत यानी नियति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने टांगा घोड़ा बेचकर तो नियति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए थे, लेकिन अपने जमा किए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीद दी थी। कई रेशमी कपड़े भी बनवा दिए थे। लस लस करते हुए रेशमी लाचे में जब नियति अब्बू के सामने आती तो उसका दिल नाचने लगता। कसम पंचतन पाक की, दुनिया में तुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं। और ये कह वो उसको अपने सीने के साथ लगा लेता। तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। गाते थे, हंसते थे, सैरें करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। 1 महीना इसी तरह गुजर गया कि दफातन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नियति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला। नियति साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नियति अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी। घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी। जीती रहे। टांगा घोड़ा मैंने देने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नियति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया।
नियति अकेले रहने लगी। देना उसे शाम को 5 रुपए दे जाता था, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। इसके अलावा मुकदमे के दौरान में रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ जमा हुआ था वो भी उसी के पास था। हफ्ते में एक बार नियति और अब्बू की मुलाकात जेल में होती थी, जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही मुख्तसर थी। नियति के पास जितनी जमा पूंजी थी वो अब्बू को आसानी से पहुंचाने में सिर्फ हो गई। एक मुलाकात में अब्बू ने नियति के बचे कानों की तरफ देखा और पूछा, पालियां कहाँ गई नियति? नियति मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर अब्बू से कहा, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से होकर कहा, तुम मेरा इतना ख्याल रखा ना करो, जैसा भी हूं ठीक हूं। नियति ने कुछ न कहा। वक्त पूरा हो चुका था। मुस्कुराती हुई वहां से चल दी, मगर घर जाकर बहुत रोई, घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर रही थी। इस मुलाकात में तो वो उसे पहचान नहीं सकी थी। गिरांडिल अब्बू अब घुल घुल कर आधा हो गया था। नियति सोचती थी कि उसको इसका गम खा रहा है, उसकी जुदाई ने अब्बू की यह हालत कर दी है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि वो दिक का मरीज है और ये मर्ज उसे वर्षे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा गिरांडिल था, लेकिन दिक ने उसे चंद दिनों ही में कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज ने उसे भी दबोच लिया था। खुद अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। चुनांचे जेल के अस्पताल में जब वो आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे से नियति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतने जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वहदुल्ला शरीफ की तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। और देख, मेरी एक निशानी है, मेरा टांगा घोड़ा, इसका ख्याल रखना। और चुनी बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजा है। अब्बू मर गया। नियति का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में तने तनहा पड़ी रहती थी। शाम को देना आता था और उसे दम दिलासा देता था और कहता था, कुछ फिक्र न करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से करूंगा। शुरू शुरू में तो नियति न समझी, पर जब इसके इद्दत के दिन पूरे हुए तो देने ने साफ लफ्जों में कहा कि वो उससे शादी कर ले। यह सुनकर नियति के जी में आई कि वो उसको धक्के देकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उस दिन से देने के रवैये में फर्क आ गया। पहले शाम को बिला नागा 5 रुपया अदा करता था, अब कभी 4 देने लगा, कभी 3। बहाना यह कि बहुत मंदा है। फिर 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना यह कि बीमार था या टांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था, इसलिए जो ना सका। जब पानी सर से निकल गया तो नियति ने देने से कहा, भाई देने, अब तुम तकलीफ ना करो, टांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी लेतोलाल के बाद बिल आखिर देने ने बादल नाख्वास्ता टांगा घोड़ा नियति की तहवील में दे दिया। उसने माझे के सुपुर्द कर दिया, जो अब्बू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरखास्त की। नियति ने इनकार किया तो उसकी आंखें बदल गईं, हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। नियति ने उससे टांगा घोड़ा वापस लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसे देने आया तो शराब में धूत था। ड्योढ़ी में कदम रखते ही नियति पर हाथ डालने की कोशिश की। नियति ने उसको खूब सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 रोज टांगा घोड़ा बेकार तवीले में पड़ा रहा। घास दाने का खर्च अलहिदा, तवीले का किराया अलहिदा। नियति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। कोई शादी की दरखास्त करता था, कोई उसकी किस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था, कोई पैसे मार लेता था। बाहर निकलती तो लोग बुरी निगाहों से घूरते थे।
एक रात उसका हमसाया दीवार फांद के आ गया और दराज दस्ती करने लगा। नियति सोच सोचकर पागल हो गई कि क्या करें। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों न टांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। अब्बू के साथ जब वो सैर को जाया करती थी तो टांगा खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वाकिफ थी। लेकिन फिर उसने सोचा। लोग क्या कहेंगे? इसके जवाब में उसके दिमाग ने कई दलीलें दी। क्या हर्ज है? क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वालियाँ, ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें, घर में बैठकर काम करने वालियाँ तो हजारों होंगी। पेट किसी हीले से पालना ही है। नियति ने कुछ दिन सोच विचार किया। आखिर में फैसला कर लिया कि वो टांगा खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतमाद था। चुनांचे अल्लाह का नाम लेकर वो तवेले पहुंच गए। टांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। बाज मजाक समझकर खूब हंसे। जो बुजुर्ग थे उन्होंने नियति को समझाया कि देखो, ऐसा ना करो, ये मुनासिब नहीं। मगर नियति न मानी। टांगा ठीक ठाक किया, पीतल का साजो सामान अच्छी तरह चमकाया, घोड़े को खूब प्यार किया और अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती तवेले से बाहर निकल गई। कोचवान हैरत ज़दा थे क्योंकि नियति के हाथ रवा थे जिससे वो टांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहलका बर्पा हो गया कि एक खूबसूरत औरत टांगा चला रही है। हर जगह इसी बात का चर्चा था। लोग सुनते थे तो उस वक्त का इंतजार करते थे जब वो उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी, हाँ, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर हो गई और खूब आमदन होने लगी। एक मिनट के लिए भी नियति का टांगा बेकार न रहता था। इधर सवार उतरी, उधर बैठी। आपस में कभी कभी सवारियों की लड़ाई भी हो जाती थी। इस बात पर नियति को पहले किसने बुलाया था। जब काम ज्यादा हो गया तो नियति ने टांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर दिए। सुबह 7 बजे से 12 बजे, दोपहर 2 से 6 बजे तक। यह सिलसिला बड़ा आरामदेह साबित हुआ। चुनी भी खुश था। मगर नियति महसूस कर रही थी कि अक्सर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके टांगे में बैठते, बेमतलब बेमकसद उसे इधर उधर फिराते थे, आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते थे, सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसको ऐसा लगा कि वो तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। इसके अलावा उसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद मुस्तरिब नहीं थी। अपनी खुद एतमादी के बाइस वो पुरसुकून थी। एक दिन कमेटी वालों ने नियति को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। वजह यह बताई कि औरत टांगा नहीं चला सकती। नियति ने पूछा, जनाब, औरत टांगा क्यों नहीं चला सकती? बस नहीं चला सकती, तुम्हारा लाइसेंस जब्त है, नियति ने कहा। हुजूर, आप मेरा टांगा घोड़ा भी जब्त कर ले, पर मुझे ये तो बताए कि औरत क्यों टांगा नहीं जोत सकती। औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती है, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती है, औरतें लेनों पर कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती है। मैं टांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और कुछ आता ही नहीं। टांगा घोड़ा मेरे खाविन का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूं? हुजूर, आप रहम करें, मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं मुझे? मैं क्या करूं, बताइए ना मुझे। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहां ज्यादा कमाई है। यह सुनकर नियति के अंदर जो असल नियति थी जलकर राख हो गई। हौले से अच्छा जी। यह कहकर वो चली गई। औने पौने दामों टांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने जमीन की सारी नमी चूस ली थी। इसके भींचे हुए होंठ वाह हुए और वो कब्र से मुखातब हुई। अब्बू, तेरी नियति आज कमेटी के दफ्तर में मर गई।
यह कहकर वो चली गई। दूसरे दिन अर्जी दी। उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। साहित्य मोड इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।